मेरे पति काम के सिलसिले से बाहर गए तो कहने लगे आज मेरे पागल भाई को अपने कमरे में सुला लेना, क्योंकि वह अकेला बहुत डरता है। मैंने उसे बच्चा समझकर अपने कमरे में सुला लिया, और जिसे मैं बच्चा और पागल समझकर अपने कमरे में सुला लिया था, उसने मेरे साथ मेरी बर्बादी का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। मुझे लोगों की परख नहीं थी, और इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा धोखा खाया कि पछतावे के सिवा कुछ और हाथ ना आया। मेरा नाम रागिनी था और मेरी शादी 20 साल की उम्र में अंकित के साथ हो गई। यह अरेंज मैरिज थी, लेकिन शादी से पहले ही अंकित मेरे खूबसूरती के दीवाने हो गए थे, और यह बात मुझे अंकित ने शादी के रात ही बताई थी। हमारी शादी बहुत धूमधाम से नहीं हुई थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे हर वह चीज दी थी जो हर माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं। मैं 3 बेटों के बाद उनकी इकलौती बेटी थी। जिस दिन मैं शादी करके अपने पति अंकित के घर में दाखिल हुई थी, एक लड़का भागता हुआ आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी प्यारी दुल्हन आ गई, मेरी प्यारी दुल्हन आ गई। उसके आवाज से सारा घर गूंजने लगा था। मैंने परेशानी के आलम में अंकित की तरफ देखा। मैं नहीं जानती थी कि वह लड़का कौन था जिसने बड़ी बेबाकी से मेरे ही पति के सामने मेरा ही हाथ पकड़ लिया था। उम्र में तो 17-18 साल का लड़का था, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल पागलों जैसी मालूम हो रही थी। मेरे पति अंकित ने बताया कि ये उनका छोटा भाई श्यामू था, जो बिल्कुल बच्चों की तरह, और मैं भी उसे छोटे बच्चों की तरह ही प्यार करता हूँ, क्योंकि श्यामू को मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत है। श्यामू के बारे में मैं जानकर हैरान रह गई, क्योंकि शादी से पहले उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था। ना ही कभी मेरे ससुराल वालों ने श्यामू के बारे में जिक्र किया था, ना ही मेरे घर वालों को इस बारे में कोई इल्म था। अंकित ने शादी के ही रात मुझे बताया कि उनके पापा के इंतकाल के बाद श्यामू अपना जेनी तवज्जो खो बैठा है और बाप की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर पाया और पागल हो गया। अंकित के घर वालों ने श्यामू के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह लोग श्यामू को इस दुनिया की नज़रों से छुपाकर घर पर रखते थे। अंकित की बात सुनकर मैं मुतमईन हो गई। श्यामू की बातों से मुझे क्या लेना देना था। मेरे नज़दीक तो वह एक मासूम सा इंसान था जिसे अपना भी होश नहीं था। मेरे ससुराल में श्यामू के अलावा एक ननंद और सास भी मौजूद थी। मेरी ननंद साहिस्ता को शायद मेरे आने की खुशी नहीं थी, इसीलिए मेरे आने पर उसने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की थी, और वह सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती। कभी कदार मैं उसके कमरे में जाती तो वह सीधे तरीके से मुझसे बात भी नहीं करती। ना ही मैंने कभी उसे अपने साथ और ना ही अंकित से बात करते देखा था। श्यामू की सारी जिम्मेदारियां मेरी सास खुद ही उठा रखी थी। श्यामू को ज्यादातर अपने कमरे में रखती। कभी कदार उनके कमरे से निकलकर श्यामू बाहर आता तो वह मेरे पास आकर बैठ जाता और मेरा हाथ पकड़कर मेरी चूड़ियों से खेलने लगता। श्यामू का रवैया मेरे साथ बहुत ही मोहब्बत भरा था। वह कुछ भी खाता फौरन मेरे लिए कमरे में लेकर आता। मैं मायके जाकर वापस आती तो फौरन मेरे माथे को चूम लेता और 2 घंटे पहले से मेरे पास से न उठता, बल्कि अजीब अजीब किस्से सुनाता। वह पूरी तरीके से पागल भी नहीं था। कभी कभी ऐसी समझदारी की बातें करता कि मैं हैरान रह जाती, तो कभी ऐसी हरकत करता कि लगता ही नहीं कि वही है जो समझदारी की बातें कर रहा था। अपने शादी के 1 हफ्ते बाद मैं अपने मायके 4 दिन के लिए रहने गई तो श्यामू मेरा हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। प्यारी दुल्हन, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर बहुत प्यार आ गया। वह बिल्कुल मेरे छोटे भाई आदि के जैसा था। श्यामू के खातिर मैं 2 दिन में ही अपने मायके से वापस चली आई। मेरे जल्दी लौटकर आने पर वह इस कदर खुश हुआ कि तालियां बजा बजा कर खुशी का इजहार करने लगा। अपने मम्मी से कहकर उसने मेरे लिए जबरदस्ती पुलाव पकवाया और खुद भी मेरे ही हाथों से खाया। साहिस्ता को खाना भी अपने ही कमरे में खाती थी। शुरू में तो श्यामू की बचकाना अंदाज से मैं भी खूब लुत्फ अंदाज होती, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मुझे श्यामू की हरकतें कुछ अजीब सी लग रही थी। जैसे ही अंकित और मैं रात को कमरे में आते, वह मेरे साथ कमरे में आ जाता और अंकित के साथ सोने के लिए बैठा रहता। अक्सर भागता हुआ आता और मेरे गले से लग जाता। मुझे अजीब सा लगता कि ज़हनी तौर पर वह बच्चा ही सही, लेकिन जिस्मानी तौर पर वह 18 साल का था। वह कसकर मुझे अपने बाजुओं में पकड़ता तो मेरी सांस फूलने लगती। उसकी गुर्बत मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मेरी सास अक्सर उसे डांट कर मना करती, लेकिन श्यामू तो जोर जोर से हंसने लगता।
अंकित आजकल ऑफिस से अक्सर लेट आते और श्यामू उस वक्त ज्यादातर मेरे कमरे में ही बैठा रहता। श्यामू की मौजूदगी में मैं खुद को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती और उसके जाने तक आराम से बैठी रहती। श्यामू अजीब अजीब तरह के सवाल करता और मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। एक दिन मैं वॉशरूम में नहाने के लिए गई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो। जैसे ही मैंने नहाकर दरवाजा खोला तो मेरी जान निकल गई। श्यामू चाबी वाले सुराख से झांक रहा था। मैंने गुस्से में पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। श्यामू मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर मेरे कमरे में भाग गया। मेरी समझ में नहीं आया कि इस बारे में मैं किससे बात करूं, मैं किसी से क्या कहती। वह तो पागल था, सब मेरे ही किरदार पर उंगलियां उठाते। मैं खामोश हो गई। ससुराल में तो एक एक कदम फूंक कर रखना पड़ता है। ऐसे में श्यामू के बारे में बात करके अपने पति के दिल से उतरना नहीं चाहती थी और ना ही अपने सास की नजरों में गिरना चाहती थी, क्योंकि श्यामू सबका ही लाडला था और सबसे बढ़कर उसका ज़हनी तजावन ही ठीक नहीं था। अगर वह कोई ऐसी हरकत करता भी तो सब यही कहते कि वह पागल है। मैं भी जानती थी कि वह मासूम सा बेअकल इंसान है और फिर भी मुझे झिझक महसूस होती। मैंने खुद ही उसे प्यार से समझा दिया कि वह आइंदा ऐसी कोई हरकत ना करे। श्यामू को फौरन मुझसे वादा कर लिया था कि अब वह ऐसा हरकत नहीं करेगा। उसकी यही बात सबसे अच्छी थी कि मैं उसे जिस काम के लिए मना करती वह फौरन उसे मान लेता। मेरी सास भी अक्सर मुझसे यही बात कहती कि तुमने तो बड़ी आसानी से श्यामू को काबू में कर लिया, वरना वह किसी की भी बात नहीं सुनता। श्यामू का सारा वक्त मेरे साथ ही गुजरने लगा था। मैं जब भी नहा धोकर तैयार होती या घर के कामों में मसरूफ होती तो श्यामू की नज़र मुझ पर जमी रहती। वह मुझे अभी तक प्यारी दुल्हन कहकर पुकारता था। कभी कभी मुझे उसकी नज़र अपने जिस्म के आर पार होती नजर आती। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी। वह पीछे से आया और मेरा दुपट्टा खींच लिया। मेरा दुपट्टा उसके हाथों में था और मैं बिना दुपट्टे की खड़ी थी। श्यामू की नज़रों में मेरे जिस्म पर जमी हुई थी और मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने उससे कहा कि मेरा दुपट्टा वापस करो। वह तो मेरा दुपट्टा लेकर गायब हो गया। चूल्हे पर प्याज जल रही थी, इसलिए मैं उसके पीछे जाने के बजाय मैं प्याज देखने लगी। इतने में मेरी सास किचन में आई और मुझे बगैर दुपट्टे के किचन में देखकर बोली, घर में श्यामू भी मौजूद होता है, अपने दुपट्टे का ख्याल रखा करो। इससे पहले कि मैं अपने सास को ही बताती कि मेरा दुपट्टा श्यामू ही लेकर भागा है, श्यामू वापस आया और अपनी माँ से मेरी शिकायत करने लग गया। वह रोते हुए अपनी माँ से कह रहा था कि प्यारी दुल्हन ने मुझसे कहा है अगर मैं उनके कमरे में जाऊंगा तो वह मेरा हाथ जला देंगी। ऐसा पहली बार हुआ था कि जब श्यामू ने मेरे खिलाफ कोई बात की थी। श्यामू के इस झूठ पर मैं हक्का बक्का रह गई थी। इससे पहले कि मैं अपने सास को कोई सफाई देती, उन्होंने मुझे अजीब सी नजरों से घूरा और श्यामू का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। मैं हैरान थी कि श्यामू ने झूठ क्यों कहा, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि वह तो पागल है। शाम को अंकित जब ऑफिस से लौटकर घर आए तो मैंने उन्हें दिन वाला सारा किस्सा सुनाया। अंकित जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि तुम कहाँ श्यामू की बातों को दिल से लगाती हो, मम्मी को भी मालूम है कि वह ऐसी बातें करता है। अंकित की बातें सुनकर मैं खामोश हो गई, लेकिन श्यामू का रवैया आज का मुझे कुछ अजीब सा लगता था। जिस तरह वह मेरा दुपट्टा खींचकर गायब हुआ था, मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया था। मेरी ननद साहिस्ता कॉलेज में पढ़ती थी और कॉलेज से आने के बाद वह सारा वक्त अपने कमरे में बंद रहती। ना ही वह श्यामू से कोई बात करती थी और ना ही श्यामू उसके कमरे में जाता था। ऐसा लगता नहीं था कि वह दोनों बहन भाई हैं। मेरी शादी को 3 महीने होने वाले हैं और इन 3 महीनों में श्यामू ने मुझे बहुत तंग किया था। कभी मेरा दुपट्टा लेकर भाग जाता तो कभी मेरी चूड़ियों से खेलने लगता, कभी मुझे गले से लगा लेता तो कभी मेरे बाल खोल देता। लेकिन मैं यह सोचकर उसकी इन हरकत को नज़रअंदाज कर देती थी कि वह ज़हनी तौर पर बच्चा है। अंकित के बुआ के बेटे की शादी थी और उन्हें बारात में दूसरे शहर जाना था। अंकित की बुआ बहुत सादगी से अपने बेटे की शादी कर रही थी, इसलिए सिर्फ 2 ही लोगों की दावत थी। मेरी सास का जाना जरूरी था, इसलिए अंकित ने कहा कि वह मेरी सास को लेकर चले जाएंगे। असला मसला श्यामू का था, जो अकेले नहीं सोता था। वह हमेशा मेरे सास के साथ ही सोता था। अंकित ने कहा, एक रात की बात है, तुम श्यामू को हमारे कमरे में सुला लो। मैंने अंकित से कहा कि वह श्यामू को साहिस्ता के कमरे में क्यों नहीं भेज देते। वह कहने लगा, साहिस्ता को श्यामू को संभालना नहीं आता, कभी कभी श्यामू बहुत परेशान करता है
और साहिस्ता अभी छोटी है, उसकी इम्तिहान भी होने वाले हैं। वह सारी रात लाइट खोल कर पढ़ाई करती है। ऐसे में श्यामू वहाँ तो नहीं रह पाएगा। अंकित की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। श्यामू को अपने साथ सुलाने में मुझे कोई एतराज़ नहीं था, बस कभी कभी मैं उसकी हरकतों से तंग आ जाया करती थी। लेकिन बस एक ही रात की तो बात थी, मैं अंकित को मना नहीं करना चाहती थी। मेरा कमरा बहुत छोटा था और एक डबल बेड ही पड़ा था, बस इसलिए मुझे मजबूरन श्यामू को अपने बेड पर ही सुलाना पड़ा। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उसके बराबर में लेट जाती, क्योंकि उम्र में वह तकरीबन मेरे ही बराबर था। इसलिए मैं नीचे एक कालीन पर सो गई थी। थकान से मेरा बुरा हाल था। मैं सारे घर का काम अकेले ही करती थी। श्यामू सो रहा था और मैं भी नीचे तकिया लेकर सो गई। थोड़ी देर में मेरी आंख लग गई। मुझे अभी ज़्यादा गहरी नींद नहीं लगी थी कि मुझे अपने कमर पर किसी के हाथ का एहसास हुआ और मैं घबरा कर उठ बैठी। लाइट जा चुकी थी और कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था। मुझे कुछ भी सही तरह से नजर नहीं आ रहा था। आमतौर पर इस वक्त लाइट नहीं जाती थी, लेकिन आज अचानक पता नहीं कैसे लाइट चली गई थी। खौफ से मेरा बुरा हाल था और मुझ पर कोई हावी होने की कोशिश कर रहा था। यकीनन यह कोई और नहीं, श्यामू ही था, क्योंकि कमरे में मेरे अलावा श्यामू ही मौजूद था। उसने अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया था और मेरे चीज़ों का गला घोट गया था और मैं भी अब उसके काबू में आ चुकी थी। वह एक लंबा चौड़ा जवान मर्द था और उसने देखते ही देखते मेरी इज्जत लूटकर मुझे बर्बाद कर दिया। मैं खुद को बचाने के लिए सिर्फ हाथ पांव ही मारती रह गई थी। अंधेरा इस कदर था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उसके हाथ का दबाव मेरे मुंह पर बढ़ता गया तो मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैं अपना सब कुछ गवा बैठी थी। सुबह की रोशनी कमरे में खिड़की के जरिए आ रही थी और श्यामू मजे से बिस्तर पर सो रहा था, जिसे देखकर मेरा खून खौल उठा। मैंने गुस्से में श्यामू को थप्पड़ मारकर उठाया तो वह उठकर बैठ गया और गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उससे पूछा कि रात को उसने मेरी इज्जत को तार तार क्यों किया। मेरी बात सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि प्यारी दुल्हन, आप क्या कर रही हैं। उसके हंसी पर मुझे और गुस्सा आ गया। यकीनन वो पागल नहीं था और जानबूझकर पागलपन की एक्टिंग कर रहा था। उसने आज तक मुझे अकेले में पाने का मौका ही तलाश किया था और रात के अंधेरे का मौका पाकर मुझे बेआबरू कर दिया था। मैंने बुरी तरह से उसे पीटना शुरू कर दिया। सुबह ही सुबह मेरी सास और अंकित वापस आ गए थे। मेरे कमरे से बाहर जाती शोर की आवाज़ सुनकर वह सीधा मेरे कमरे में ही आ गई। मैंने चीख चीख कर अंकित को बताया किस तरह उनके भाई ने जानबूझकर मुझे दागदार किया है। मैंने अंकित को यकीन दिलाना चाहा कि श्यामू पागल नहीं है, बल्कि उसे सब कुछ आता है, उसे सब बात की समझ है। लेकिन अंकित ने तो मेरी बात पर यकीन करने के बजाय मेरे ही चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। मैं हैरानी से अंकित का चेहरा देखने लगी। उनके आंखों में मेरे लिए बेएतबारी थी। वह कहने लगे कि कैसे मैं उनके पागल भाई पर इल्जाम लगा सकती हूँ, जबकि उनके भाई को तो खुद नींद की दवा देकर गए थे। अंकित कह रहे थे कि श्यामू को नींद की दवाइयाँ खाए बगैर नींद नहीं आती, इसलिए जाने से पहले अंकित ने खुद श्यामू को नींद की गोलियाँ खिलाई थी और इसीलिए मैं तुमसे कह गया था कि अपने कमरे में सुला लो। उन्हें मालूम था कि वह एक दफा सो गया तो फिर सुबह से पहले नहीं उठेगा। श्यामू की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अंकित को मुझसे कहीं ज्यादा यकीन अपने भाई पर था। मैं जो आज तक श्यामू की हर बात को इसलिए बर्दाश्त करती चली आ रही थी कि कहीं अंकित के दिल से न उतर जाऊं, और आज उनकी नजरों से गिर चुकी थी। मेरी सास कह रही थी कि किसी और से तुम मुंह काला करवा कर तुम मेरे बेटे पर इल्जाम नहीं लगा सकती। साहिस्ता भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई थी और श्यामू मजलूम शक्ल बना खड़ा था। साहिस्ता कहने लगी कि रात को लाइट नहीं थी। उसने किसी आदमी की साय को दरवाजे से मेरे कमरे की तरफ आते देखा था। साहिस्ता के इस बात से मेरी जान निकल गई। मेरी सास कह रही थी कि रात को अपने आशिक को बुलाकर अय्याशी करने के बाद तुम कैसे मेरे पागल बेटे पर इल्जाम लगा सकती हो। शायद श्यामू ने तुम्हें उसके साथ देख लिया था, इसलिए तुम सारा इल्जाम श्यामू पर लगा रही हो। अंकित कहर बरसाती नज़र से मुझे देख रहे थे। मैं अंकित के कदमों में बैठ गई और उन्हें यकीन दिलाने लगी कि मैं नहीं जानती रात को कौन आया था। मैं तो यही समझ रही थी कि श्यामू ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। अंकित गुस्से से कहने लगी कि तुम जैसे औरत की जगह मेरे घर में नहीं है।
मैं एक रात तुम्हें अकेला छोड़कर गया, तुमने मेरे घर को अय्याशी का अड्डा बना दिया। बेहतर यही है कि तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ। मैंने लाख अंकित को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे किरदार पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाने लगे कि मैं रोती हुई वहां से निकल आई। मेरे पास सिवाय आंसू बहाने के कोई चारा ही नहीं था। मैं एक दफा फिर अपने माँ बाप की दहलीज पर आ बैठी थी। मेरे पापा ने अंकित से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन अंकित ने कोई बात नहीं की थी। मेरे पापा कहने लगे कि कुछ दिन सब्र कर लो, जब अंकित का गुस्सा उतर जाए फिर मैं उससे बात करूंगा। यकीनन उसे भी सही और गलत का फर्क आ जाएगा। मगर मैं जानती थी कि अंकित को मुझ पर कभी भी यकीन नहीं आएगा। दिन बहुत सुस्ती से गुजर रहे थे। मुझे अपने घर आए 15 दिन हो गए थे, लेकिन अंकित ने पलट कर भी एक दफा मेरी खबर नहीं ली। मैं अब तक अनजान थी कि मेरे साथ होने वाली जबरदस्ती का जिम्मेदार कौन है। मैं तो यही समझ रही थी कि श्यामू ने मुझे बर्बाद किया है, लेकिन न जाने मुझे किसने बर्बाद किया था और क्यों। दिन रात बस यही एक सवाल मेरे जहन में गूंजता रहता कि घर में तो साहिस्ता भी मौजूद थी, फिर मेरे साथ ज्यादती क्यों की गई। साहिस्ता ने जब एक गैर मर्द को घर में दाखिल होते देखा था तो शोर क्यों नहीं मचाया। उसने अपने भाई को फोन क्यों नहीं किया। उसने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। उसने पास पड़ोस से मदद क्यों नहीं मांगी। मैं बस इसी किस्म के सवालों में अटक गई थी। 1 महीने बाद अंकित कर मेरी दहलीज पर खड़े हुए और मैं जानती थी कि मेरी बर्बादी का वक्त आ गया है। अंकित मुझे हमेशा के लिए छोड़ जाने के लिए आए हैं। पापा ने अंकित को ड्राइंग रूम में बिठाया और आकर मुझे बताया कि तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुमसे बात करना चाहता है। मैं मरे मरे कदमों से ड्राइंग रूम तक पहुंच गई। मुझे देखते ही अंकित मेरे कदमों में गिर गया और मुझसे माफी मांगने लगा। मैं हैरान रह गई थी कि मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि अंकित तलाक देने के लिए आया है, लेकिन वह तो रो रो कर अपनी गलती की माफी मांग रहा था। अंकित ने आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर ऐसा सच का पर्दा उठाया जिसे सुनकर मैं तो दंग रह गई। श्यामू और अंकित दोनों सौतेले भाई थे और अंकित के पापा मरने से पहले अपनी सारी जायदाद अंकित के नाम कर गए थे, क्योंकि साहिस्ता और श्यामू मेरी सास के पहले पति के लड़के थे और बाप के इंतकाल पर श्यामू ने पागल होने का नाटक किया, लेकिन दरअसल वह पागल नहीं हुआ था। लेकिन अंकित इस बात से अनजान था। श्यामू हमेशा से अंकित के पिता के करीब रहा और इसीलिए अंकित को लगा कि शायद उसे शहीद सदमा पहुंचा है। श्यामू को नहीं पढ़ाई करनी थी और ना ही कोई काम काज, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वह पागल बनकर अय्याशी की जिंदगी गुजारे। मेरी सास श्यामू और साहिस्ता सब अंकित के सौतेले थे, लेकिन अंकित ने उन्हें हमेशा सगे रिश्तों की अहमियत दी। श्यामू जैसे जैसे भी जवान हो रहा था उसके दिल में भी जज्बात पैदा हो रहे थे, लेकिन वह पागलपन का ड्रामा करके बुरी तरह फंस चुका था। श्यामू ने उससे पहले भी अपने मामू की लड़की के साथ ज्यादती की थी, लेकिन श्यामू की मां ने उस वक्त भी उसका गुनाह छिपा लिया था। साहिस्ता भी इसलिए हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती, क्योंकि उसे भी श्यामू से खौफ आता था। जिस दिन मेरी सास ने मुझे बगैर दुपट्टे के देखा था उस दिन इसलिए वह गुस्सा हुई थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनके बेटे की नज़र ठीक नहीं है। जिस दिन श्यामू मेरे गले लगा था उस दिन भी वह इसलिए गुस्सा हुई थी क्योंकि उन्हें अपने बेटे की फितरत का अंदाजा था। अंकित की नज़रों में श्यामू बाकायदा दवाई खाता था और नींद की दवाई खाकर सो जाता था, इसलिए उस रात अंकित ने नींद की दवा समझकर खिला दी, बल्कि वह नींद की दवा नहीं ताकत की दवा थी। जैसे ही मैं सोई श्यामू ने मुझ पर हमला कर दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर अपनी हवस पूरी कर ली। सुबह जब मैंने शोर मचाया तो साहिस्ता को मालूम हुआ कि जो कुछ भी हुआ है श्यामू ने ही किया है, लेकिन वह अपने भाई को बचाने के लिए जानबूझकर मुझे बदकिरदार ठहरा दिया। अंकित को मुझसे कहीं ज्यादा एतबार अपने रिश्तों पर था, इसलिए उसने मेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। शायद हम जिंदगी भर इस बात से बेखबर रहते, लेकिन मेरी दुआएं कबूल हो गई थी। श्यामू ने 2 रात पहले ही पड़ोस की एक लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाया था और उस लड़की के घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने श्यामू को पकड़कर काम को अंजाम दिया तो पता चला कि उसी ने सारा शुरू किया है। उसने खुद ही इस बात का कबूल कर लिया कि उस रात उसने ही तुम्हें अपनी ज्यादती का निशाना बनाया था, क्योंकि उसकी नीयत पहले दिन से ही तुम पर खराब थी। अंकित रोते हुए कह रहे थे कि वह सोच भी नहीं सकते थे कि
उनके भाई और बहन मिलकर इस तरह उनकी जिंदगी उजाड़ देंगे। अंकित ने अपने ही रिश्तों से धोखा खाया था, लेकिन कहीं न कहीं मैंने भी रिश्तों को परखने में गलती कर दी थी। औरत तो पहली नज़र में ही जान जाती है कि उसकी तरफ उठने वाली मर्द की निगाह में इज्जत है या हवस, लेकिन मैं नहीं जान पाई थी। मैं श्यामू को पागल समझ रही थी और उससे एक बच्चे की तरह प्यार कर रही थी, लेकिन वह तो अपनी ख्वाहिश का मारा एक जवान लड़का था। श्यामू ने मेहनत से बचने और दौलत को पाने के लिए खुद को दुनिया की नज़रों में पागल बना दिया, लेकिन उसका यह झूठ जिंदगी भर टिक नहीं सकता था। अंकित ने श्यामू को पुलिस की कैद से आज़ाद नहीं करवाया था और अपनी माँ और बहन साहित्या को भी घर से निकाल दिया था। वह दोनों ही थे जिनके साय पर गलत रास्ते और इस हद तक पहुंच गया था। अगर श्यामू की माँ पहले ही दिन अपने बेटे को सही रास्ता दिखाती तो शायद उसका अंजाम ऐसा ना होता। मैंने अंकित को माफ कर दिया था और उसका हाथ पकड़कर दोबारा हम अपने घर चले आए थे। जुल्म अपने अंजाम को पहुंच गया था। कभी कभी हम रिश्तों को परखने में गलती कर देते हैं और यह गलती बहुत भारी पड़ती है। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।